A very good evening to each one of you. This is Digant Chaudhary and I welcome you to DLC, a one-stop solution to all your queries related to All India Bar Examination 19th edition. एग्जाम डेट है 24th of November. एक महीने से भी कम समय बचा है. टारगेट है हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिजल्ट को क्वालिफाई करना और हम पढ़ रहे हैं कोर कॉन्सेप्ट्स में. जो एक कोर कॉन्सेप्ट्स है दोस्तों, उनकी बात कर रहे हैं हम उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जहां पे बहुत ही पेरिफेरल लेवल पे कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं जो कहीं बेयर एक्ट में नहीं दिए, बट फॉर यू टू हैव दैट नॉलेज कि हाँ इसका नॉलेज होगा तो मैं ये एग्जाम क्लियर कर लूंगा. मुस्लिम लॉ आज हमारा टॉपिक है और मुस्लिम लॉ में जो असेंशली पूछा जाता है वो पूछा जाता है डेफिनेशंस. डेफिनेशंस अगर आपने कुछ मुस्लिम लॉ के कोर कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशन आपको पता होगी, यदि आपको पता होगा if what a particular thing means in under Muslim law, then you will be easily able to answer the questions. बहुत टेक्निकल नहीं आते, सुपरफिशियली पूछते हैं मुस्लिम लॉ को, तो हम वैसे ही उसे डील करना वाले. दैट इज द आइडिया बिहाइंड द मटेरियल विच आई हैव मेड फॉर यू. सबसे पहले बात करते हैं कि मुस्लिम लॉ में आया कहाँ से मुस्लिम लॉ, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ क्या हैं. यदि मुस्लिम लॉ को डिफाइन करना पड़ा तो उन किन चीज़ों के ऊपर रेफरेंस दे सकते हैं कि अगर आपने ये चीज़ें पढ़ ली then you have a knowledge of Muslim law, a working knowledge of Muslim law. कैसे पता चलेगा कि मुस्लिम लॉ डेफिनेटिवली क्या होता है. तो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ की अगर अपन बात करें तो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ. फर्स्ट इज प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स, एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स मतलब वो सोर्स जिससे डिविएशन नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल कुरान. The word Quran has been derived from the Arabic word qurra, which means to read. तो सबसे बड़ा फंडामेंटल प्राइमरी सोर्स जो मुस्लिम लॉ का होगा वो होगा कुरान. There is no deviation from Quran. Whatever is written in the Quran cannot be altered. It is the word of God. It is a divine communication and revelation to the Prophet of Islam. All right. कुरान इज फर्स्ट एंड प्राइमरी सोर्स, पहला सोर्स है और प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम लॉ का. तो कुरान कैन इन नो वे ऑल्टर और चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते. वॉट एवर इज रिटन इन द कुरान will stay as it is for all eternity to come. Even the courts of law have no authority to change the apparent meaning of the verses as it does an earthly origin. Courts have earthly origin and Quran is a divine revelation. ये है आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट कुरान के बारे में. तो कुरान प्राइमरी सोर्स है, कुरान इज द प्राइमरी सोर्स फ्रॉम विच देयर कैन बी नो डिविएशन. सो इफ अ स्पेसिफिक थिंग इज रिटन, इफ अ स्पेसिफिक लॉ इज रिटन इन कुरान, दैट विल बी एंड ऑफ इट इफ इट इज नॉट एम्बिग्यूअस. ऑलराइट. But whenever the Quran is silent on any particular matter, the guidance was taken from Sunnat. Sunnat, whatever you have to follow if Quran is silent from on that particular matter. If Quran is stating a particular thing, then you cannot deviate. If Quran is aptly clear on a particular thing, then you cannot deviate from it. But if it is silent on particular matter, then you can take the help of Sunnah. What is Sunnah? The word Sunnah means trodden path, as its meaning should denote some kind of practices and precedents. Sunnah means what? Whatever practices and precedents were taken by Prophet Muhammad. So whatever he did, whatever he said, whatever he practiced, it is constitute Sunnah. Sunnah means the model behavior of the Prophet. Prophet Muhammad ने क्या कहा, Prophet Muhammad ने क्या किया, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी और किस में उन्होंने टैसिट कंसेंट दी. टैसिट कंसेंट देने का मतलब होता है कि उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ जो एक प्रैक्टिस या कस्टम हो रहा था उसके लिए मना नहीं किया, तो उन्होंने उन्हें टैसिटली अलाउ कर दिया. तो इन तीनों चीज़ों को जब अपन मनाएंगे तो अपन कह देंगे कि ये सुन्नत का पार्ट है. ऑल्दो इट इज़ नॉट कवर्ड इन कुरान बट इट कंस्टिट्यूट टू बी पार्ट ऑफ सुन्नत. प्रॉफिट मोहम्मद द्वारा किए गए कार्य, कैसे उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर अगर उनके पास समस्या आई तो उन्होंने उसका निवारण कैसे किया, उन्होंने क्या किया उसके बारे में. तो उन्होंने क्या किया, वॉट ही डिड, राइट, what he said about particular problem या particular law,
और वॉट ही गिव टैसिटली कंसेंट टू। टैसिटली कंसेंट टू, अगर यदि कोई व्यक्ति कोई एक पर्टिकुलर कार्य कर रहा है तो उसे मना नहीं करना, तो टैसिट कंसेंट हो गई, साइलेंट कंसेंट हो गई। ऑलराइट, तो दैट कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ द सुन्नत। इजमा क्या है? इजमा का मतलब होता है जो जूरिस्ट हैं, जूरिस्ट एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद या फिर सब्सिक्वेंटली उसके बाद, जूरिस्ट हैव अ ओपिनियन अबाउट सर्टेन थिंग एंड दैट ओपिनियन इज इन कंसेंसस विद द अदर जूरिस्ट। तो सभी जूरिस्ट ने मिलकर यदि तय किया, ऑलराइट, फॉर इंस्टेंस एवरी जूरिस्ट, सपोज इन दिस इंडिया और एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, सपोज ऑल द इस्लामिक स्कॉलर्स, jurists said that triple talaq is within sunnah, all right, triple talaq is Islamic, so there is consensus, एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग है, एक तरीके की अग्रीमेंट है बिटवीन ऑल द जूरिस्ट अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड, सो दैट इज कंसिडर्ड इजमा। अगर जूरिस्ट लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए कंसेंसस दे दिया कि वी अग्री that law on this particular subject should be this, all right, then it will be considered as ijma and it will be a source of Muslim law। तो प्राइमरी सोर्स कौन कौन से हो गए? एक तो कुरान हो गया, दूसरा सुन्नत हो गया, और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया इजमा। ऑल राइट, सो यू जस्ट हैव टू, दिस इज अ प्रीलिम्स क्वेश्चन के व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। तो उनमें तीन दे दीजिए ऑप्शन जो कि सेकेंडरी सोर्स होंगे, और एक दे दिया गया होगा ऑप्शन जो कि प्राइमरी सोर्स होगा, तो आपको प्राइमरी सोर्स पर टिक लगा देना। व्हाट आर थ्री ऑप्शंस? कुरान, इजमा एंड सुन्नत, दीज आर प्राइमरी। अब सेकेंडरी कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है कस्टम। कस्टम को क्या कहते हैं अपन? उर्फ। अब ये भी एक प्री का सवाल है, व्हाट इज कस्टम कॉल्ड? तो दे विल से इट इज कॉल्ड उर्फ, या फिर कोई और टर्मोलॉजी दे देंगे, अभी अपन टर्मोलॉजी डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा उसका कस्टम के सामने आपको क्या लगाना है? उर्फ लगाना है। प्री कंडीशन ऑफ वैलिड कस्टम। अब वैलिड कस्टम की क्या क्या प्री कंडीशन है? कस्टम मस्ट बी टेरिटोरियल। टेरिटोरियल से मतलब क्या है? एक निश्चित बाउंड्री में, ऑन अ स्पेसिफिक टेरेन में, ऑन अ स्पेसिफिक टेरिटोरियल नेक्सस में इट मस्ट बी वैलिड, इट मस्ट हैव इट्स एग्जिस्टेंस। ऐसा ना हो सिर्फ दिमाग में हो लोगों के और कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा हो, ऑन अ पर्टिकुलर लैंडस्केप इट मस्ट बी प्रैक्टिस, राइट। इट मस्ट बी एग्जिस्टिंग फ्रॉम टाइम इमेमोरेबल। कब से वो कस्टम चला रहा है इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए। इट मस्ट बी एंशिएंट, इट मस्ट बी फ्रॉम टाइम इमेमोरेबल। इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए। कस्टम शुड नॉट अपोज पब्लिक पॉलिसी। ये जनरली चार चीजें कस्टम के बारे में जो बता दी। तो ये हो गया सेकेंडरी सोर्स नंबर 1 विच इज कस्टम, और उससे कुरान और इजमा के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। डिसीजन बाय कोर्ट हो गया सेकंड प्राइमरी सोर्स। लेजिस्लेशन हो गया थर्ड, मतलब सेकेंडरी सोर्स का थर्ड पार्ट हो गया लेजिस्लेशन। पहला हो गया कस्टम, दूसरा हो गया जुडिशियल डिसीजंस, थर्ड इज लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन कौन कौन से लेजिस्लेशन अब तक आ चुके हैं? तो मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, शरियत एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट एंड मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट। ऑलराइट, अब ये था ट्रिपल तलाक से रिलेटेड। ऑलराइट, ये था शायरा बानो मेंटेनेंस से रिलेटेड, जो राजीव गांधी ने जैसे पलट के डिसीजन को ये वाला एक्ट बनाया था। इसके बाद आया था डेनियल लतीफ़ी। ये सारे केसेस जो लैंडमार्क केसेस हैं उनकी एक कंप्लीट कंपाइलेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ उतने 8 से 10 केसेस आपको पढ़ने जाने हैं और मुस्लिम लॉ के सारे लैंडमार्क केसेस आपके कवर हो जाएंगे। चौथा जो सोर्स है सेकेंडरी सोर्स में वो है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। जो भी आपको उचित लगे, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, दैट इज द लास्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। अब स्कूल ऑफ थॉट्स क्या हैं? देखिए, कोई भी धर्म होगा, सेक्ट होगा, कुछ भी होगा, तो उसमें डिविजन्स हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर इट्स फिलॉसफी, ओवर व्हाट दैट रिलीजन कंटेन्स एंड व्हाट इट कंस्टिट्यूट्स एंड हाउ इट शुड बी इंटरप्रेटेड। अकॉर्डिंगली अ रिलीजन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्ट्स एंड डिनोमिनेशंस। तो इसी तरीके से अगर अपन देखें तो स्कूल ऑफ थॉट्स, सबसे पहले जो मुस्लिम रिलीजन है उसका डिवीजन हुआ बिटवीन शिया एंड सुन्नी में। फिर शिया और सुन्नी से अगेन सुन्नी में फिर उसका फर्दर डिवीजन हुआ। फर्दर डिवीजन कहाँ हुआ? हनीफा, हनाबली, मलिकी और शैफई।
अब ये जो हनीफा स्कूल है इस्लामिक लॉ का, वो इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला सेक्ट बना। इन इंडिया ओवर 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज हनाफी सुन्नी मुस्लिम, ऑलराइट। फिर उसके बाद जो शिया है, शिया में 3 स्कूल बने, इतना अशारी, जायदीस एंड इस्माइलीस। अनफॉर्चुनेटली आपको ये सीधे के सीधे टर्म ऐसे के ऐसे याद कर लेने हैं जिसमें आप एलिमिनेट कर पाओ कि क्या आपका आएगा सुन्नी में, क्या आएगा आपका शिया में, कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स है सुन्नी के, कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं शिया के। ये भी प्री के सवाल हैं, बस इतना इतना आपको करना है, इसके अंदर नहीं घुसना। अब मुस्लिम लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल। सबसे पहले आते हैं अपन सुन्नत पे। सुन्नत क्या है? सुन्नत मीन्स मॉडल बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट, ऑलराइट। मॉडल बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सुन्नत अल फेल, इसका मतलब फाइल, इसका मतलब इंप्लाइज द कंडक्ट ऑफ द प्रॉफिट। वही मैंने बताया था ना, सुन्नत का मतलब कि व्हाट प्रॉफिट डिड, what prophet said, या what it give tacit consent to, these all constitute to be part of the सुन्नत, all right। तो अब उसमें सुन्नत में मतलब क्या था? सुन्नत का मॉडल बिहेवियर था, all right। मॉडल बिहेवियर ऑफ द प्रॉफिट। सुन्नत अल फेल का मतलब कंडक्ट ऑफ द प्रॉफिट। सुन्नत अल कॉल का मतलब वर्ड सेड बाय द प्रॉफिट। अब दूसरी तीसरी टर्मिनोलॉजी आ गई, सुन्नत में ही आगे चीजें जुड़ती जा रही, तो ये सुन्नत के पार्ट हो गए ये तीनों, अल-फेल, अल-कॉल और अल-तकरीर। अल-कॉल का मतलब होता है जो वर्ड्स कहे गए प्रॉफिट द्वारा। अल-तकरीर का मतलब होता है साइलेंस ऑफ द प्रॉफिट, है ना, जिसमें टैसिट कंसेंट दी गई। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, आप करते रहिए, मैं कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब मेरा एक टैसिट कंसेंट है। अब मान लीजिए कि वो चीज़ इस्लाम के अकॉर्डिंग सही है। फिक, द टर्म गिवन टू ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है। ये शागिर, शागिर मतलब होता है 7 साल से कम की आयु का व्यक्ति जिसकी शादी के लायक उम्र नहीं मानी जाती है। यदि शादी इस उम्र में होती है तो फिर दैट मैरिज इज वॉइड। इफ अ पर्सन मैरिज बिलो 7 years of marriage, below 7 years of age, then according to Muslim law such marriage is void। वो होता है कॉन्सेप्ट शागिर का। इस स्टेज को कहते हैं सागिरी, ठीक है। फिर शरीरी क्या है? शरीरी यानी कि 7 से 15 साल का बच्चा हो गया, है ना। दिस स्टेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड शरीरी। मैरिज कैन बी डन अंडर गार्जियनशिप, यदि गार्जियनशिप द्वारा मैरिज करी जाए तो वो मैरिज यहाँ पे वैलिड होती है। बुलक का मतलब होता है कि 15 ईयर्स से ऊपर मैरिज हो गए हैं, आप प्यूबर्टी क्रॉस कर गए हैं, देन यू आर एंटाइटल्ड टू मैरी। अंडर मुस्लिम लॉ इवन हियर इन इंडिया द एज ऑफ मैरिज इज द एज ऑफ बुलक। एज ऑफ बुलक का मतलब होता है कि 15 साल से ऊपर, ऑलराइट। खयार और बुलक क्या होता है? राइट होता है बॉय या फिर गर्ल का, वो अपनी शादी को तोड़ सके ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी। अभी प्यूबर्टी नहीं आई, पर जैसे ही प्यूबर्टी आएगी और यदि उसकी शादी हो चुकी है तो उस शादी को तोड़ सकता है, रेप्यूडिएट कर सकता है, दैट इज खयारुल बुलक। कुराबत, कुराबत का मतलब होता है कंसेंग्यूनिटी। अगर आप जिससे शादी कर रहे हैं, यू आर रिलेटेड टू हिम और हर थ्रू ब्लड रिलेशंस, तो फिर वो वॉइड होती है, उसे अपन कहते हैं कुराबत। मुशारत का मतलब होता है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है कि जो पार्टीज टू द मैरिज हैं वो रिलेटेड हैं, जो शादी करने वाली हैं वो रिलेटेड हैं एक दूसरे से थ्रू मैरिज, तो वो भी फिर वॉइड हो जाती है। रिजा का मतलब होता है फॉस्टरेज। फॉस्टरेज का मतलब द पार्टीज टू द मैरिज आर रिलेटेड थ्रू फॉस्टर मदर, देन इट इज वॉइड। अभी इकरार ऑफ नसब छोड़िए, नफाका, इट मीन्स राइट ऑफ, इट रिफर्स टू मेंटेनेंस। नफाका का मतलब बेसिकली है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब जो भी आप दे रहे हैं फूड शेल्टर क्लोथिंग के थ्रू, उसे अपन कहते हैं नफाका। वलियत मतलब वालिद, अब आपने सुना होगा तो वालिद का मतलब हो गया आपके पिताजी, वालिदा का मतलब हो गया माताजी। वालियत का मतलब क्या हुआ? द गार्जियनशिप ऑफ द पर्सन इज टर्म्ड एज वालियत। वालियत नफ्स, द गार्जियन ऑफ अ माइनर इन पर्सन एंड प्रॉपर्टी। अब हिजानत का मतलब क्या है? द कस्टडी ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज हिजानत। इट मे बी विद द फादर और मदर डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। हिजानत यदि 5 साल से छोटे, 2 साल से छोटे, ऐसे टर्म्स है कुछ, उससे छोटे बच्चे की हो, जनरली 5 होते लड़के में, 7 होते लड़के में, तो वो मदर के पास ही रहती है। तो हिजानत जब भी आएगी, हु विल हैव द हिजानत ऑफ चाइल्ड बिलो
5 ईयर्स या 7 ईयर्स तो आप मदर लगा के आ जाइए। वैसे हिजानत का मतलब होता है जिसके पास कस्टडी रहती है बच्चे की। हिबा का मतलब जनरली होता है मुस्लिम लॉ में हिबा इक्वल टू गिफ्ट। अब गिफ्ट कई तरीके की होती है, वो सब अपन को डील नहीं करना, पर हिबा है क्वेश्चन है आपको सीधा सीधा कि व्हाट इज हिबा। तो हिबा अंडर मुस्लिम लॉ इज गिफ्ट अंडर जनरल सेंस। इट मीन्स गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन गिवन बाय अ लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन। ठीक है। हिबा बिल एवाज ये एक टाइप ऑफ गिफ्ट हो गई। इट इज अ गिफ्ट गिवन बाय पर्सन टू अनदर पर्सन इन एक्सचेंज फॉर अदर गिफ्ट्स। आपने दिया कोई गिफ्ट और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरा भी मुझे गिफ्ट देगा, तो वो होगा हिबा बिल एवाज। ठीक है। हिबा बा शार्तुल एवाज। अब यहाँ पे कंडीशन है कि डोनी विल गिव कंसिडरेशन टू द डोनर। एक तरीके का एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया नॉर्मल, पर यहाँ पे इसको नाम दे दिया गया गिफ्ट का कि मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, आप मुझे कुछ कंसिडरेशन दें। गिफ्ट की बात नहीं कर रहे पर कंसिडरेशन दें, कुछ उसके एवज में हमें पैसा दें। सदक, अ गिफ्ट गिवन और डेडिकेटेड टू गॉड इज कॉल्ड सदका। ठीक है। सदका नाम ही आपको समझ में आ रहा है सदका क्या है। आर्या छोड़ दीजिए, दाखिल छोड़ दीजिए। मर्जुल मौत, एक लास्ट कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि मर्जुल मौत क्या है। मर्जुल मौत का मतलब है कि कोई व्यक्ति डेथ बेड पे है, ही इज अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, पर वो नेचुरल कॉसेस की वजह से डेथ बेड नहीं मर रहा है, या फिर उसकी एक्सपेक्टेशन नेचुरल कॉसेस की वजह से डेथ नहीं है। कोई एक व्यक्ति है जिसके अंदर एक एक्सपेक्टेशन है कि ही इज गोइंग टू डाई, और गिफ्ट देने के बाद वो ही अल्टीमेटली डाइज ऑल्सो। यदि वो नहीं मरता है तो ये पूरा मर्जुल मौत का कॉन्सेप्ट हो जाएगा खारिज। दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉइड गिफ्ट। तो मर्जुल मौत इज अ गिफ्ट गिवन अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। ऑलराइट। अब इसमें बस आप लिमिट समझ लीजिए कि 1/3 से ज़्यादा आप गिफ्ट नहीं दे सकते, उसके अलावा इसमें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। विद दिस द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम लॉज is over for as of now. It is part 1. More parts will come with for you for your understanding. Now I just want to briefly state to you कि हमारा एक कोर्स है टेलीग्राम पर जो हम लोग ने लॉन्च किया है आपके लिए फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 19 के लिए। जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर आप जाएंगे जब, हमारा ये चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। राइट, दिस इज द कोर्स विच वी आर प्रोवाइडिंग टू यू ऑल इंडिया 19 एग्जामिनेशन 2024 का क्रैश कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट 100 आवर्स। यहाँ पे 3 घंटे डेली आपका सेशन लिया जाएगा, 8 से 11 लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होगा। उसके अलावा हाईलाइटेड टेक्स्ट आपको दिए जाएंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी जाएगी, टारगेटेड अप्रोच दी जाएगी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप भी अवेलेबल है। 10 मॉक टेस्ट आपको AIB के लिए प्रैक्टिस कराए जाएंगे पेपर देने से पहले। कोर्स फीस है टोटल 499। आपको बस करना ये है कि नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करना है, अपने आप को एनरोल करना है और फी पे करनी है। 28 से मेरा बैच शुरू हो रहा है जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको उन सभी चीज़ों से एक बार ऐसा रिवीजन करा दूँ कि आप अपने बैराक को लोकेट कर पाएँ और आंसर क्लियरली दे पाएँ। मुस्लिम लॉ की कोर कॉन्सेप्ट्स खत्म होने के बाद हम इसकी PYQ सीरीज लाएंगे और उसके साथ ही इसको ख़त्म कर देंगे। आई होप दिस वीडियो वॉज इंफॉर्मेटिव टू यू। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो लाइक अस, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।